Good morning, students. In the previous lecture, we discussed 5 kingdom classifications: Monera, Protista, Fungi, and Plantae and Animalia. We discussed in the detail Monera, Protista, and Fungi. There is a separate chapter of classifications of Plantae and Animalia. So we will discuss in the next chapter Plantae, and in the subsequent chapter, that is Animalia, in the detail section. But viruses, viroids, lichens that were not included in the 5 kingdom classifications. जो वायरसेस, वायरोइड्स और जो लाइकेंस हैं उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसको अपन ब्रीफली डिस्कस यहां पे करते हैं. क्लियर है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपने डिटेल से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई के बारे में पढ़ा. प्लांटी का सेपरेट चैप्टर रहेगा अपना 3rd चैप्टर. 4th चैप्टर अपना एनिमलिया के बारे में रहेगा. लेकिन कुछ ऐसे एंटिटीज थी जिसको अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया, तो उसके बारे में अपन जानेंगे. 3 बेसिकली अपन इसमें पढ़ेंगे: वायरसेस के बारे में, वायरोइड्स के बारे में और लाइकेंस के बारे में. ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं वायरसेस के बारे में. वायरसेस, यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स वायरसेस. Viruses that are a entity, we cannot say it is a living entity. We cannot say it is living entity because when it is present outside the human body or the host, or we can say if it is present in the environment, then it act as a living being. No, non-living being. जब बाहर रहता है तब नॉन लिविंग बीइंग की तरह ये एक्ट करता है. Whenever it enter the host, जब ये होस्ट में एंटर करता है, ध्यान से सुनना, whenever it enter the host, it act as living being. ये लिविंग बीइंग की तरह काम करता है. It means we can say it is in the borderline. ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है, इधर लिविंग बीइंग है, इधर नॉन लिविंग बीइंग है. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे. ये कैसा होता है, क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट के क्या बेसिस थे, क्या ऑब्जर्वेशंस थे. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. देखिए, बहुत ही अच्छी स्लाइड है, आपको कहीं बाहर पैर मारने की, हाथ मारने की जरूरत नहीं है. ऑल थिंग इज कंसिडर्ड इन दिस स्लाइड. सब कुछ जो आपके लिए जरूरी है. देखो, आप क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक उठाते हैं. नो डाउट आपका डीप नॉलेज करने के लिए आपको जरूरी है, लेकिन नॉलेज उतना ही होना चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड का हो, जो आपके लेवल का हो. आप पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं, एमएससी तो नहीं कर रहे हैं. वायरसेस के बारे में पूरी वायरोलॉजी आती है, वायरोलॉजी पूरी नहीं पढ़नी है अपन को. जितना अपने लिए सफिशिएंट है उतना ही अपन को देखना है. हाँ, बाकी रेयर केसेस में आप अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर उसको नॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जितना आपके लिए है वो सफिशिएंट है. मैं यहाँ आपके लिए लेकर के आया हूँ और पीडीएफ आपको मैं साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ. सब कुछ रिटर्न है उसके अंदर, सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम वेल एक्सप्लेन्ड, कहीं भागने की जरूरत नहीं है. यस, सो it is not placed in the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification में 5 kingdom scheme में इसको include नहीं किया गया. Viruses and viroids are acellular entities. इसको अपन acellular entities में include करते हैं. Why it is called acellular entities? Already we have discussed. Because it is present outside the human body, outside the host, it act as a non-living being. ये non-living being की तरह होती है, इसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है. इसी वजह से अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. कोरोना वायरस के बारे में सुना है ना आपने, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, अभी तक अपन इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. लेक ट्रू सेल स्ट्रक्चर, ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर्स इसके पास नहीं होती है, यानी इसके पास सेल वाल जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज वगैरह नहीं होते हैं. सिर्फ छोटा सा कंपोजिशन होता है जिसको अपन स्ट्रक्चर में देखेंगे. इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, यानी जब सेल के बाहर होती है तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है, एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है जब ये नेचर के अंदर होता है. कंट्रोल होस्ट सेल मशीनरी आफ्टर इंफेक्शन, लेकिन जैसे ही ये इंफेक्शन करता है, होस्ट सेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये उस होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है. इसका सिंपल सा एग्जांपल देखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. एक बहुत बड़ा पहलवान है,
ठीक है, वो क्या करता है, एक वीक आदमी, जो कमजोर आदमी होता है, जब तक वो नेचर के अंदर है वो पड़ा रहता है, नो प्रॉब्लम, किसी को उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको किसी से प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर या किसी के घर पे जाता है तो वीक पर्सन जो होते हैं, जो कमजोर आदमी होते हैं, उसके घर में जाता है और उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज अपने इच्छा के अनुसार जो काम करवाता है, यही वायरसेस करता है। जब तक एनवायरमेंट में है नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है, एंटर कर जाता है, इन्फेक्शन करने लग जाता है अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी को। एक एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन, क्योंकि ये प्लांट में भी डिजीज कोज करता है, एनिमल में भी डिजीज कोज करता है। उस होस्ट की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और क्या करता है, साथ में अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको फोर्स करता है कि मेरी कॉपीज बनाओ, मेरा मल्टीप्लीकेशन कराओ तुम। ये वायरस की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? अब कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या प्रोपोजिशन दिया था, उसके बारे में अपन बात करते हैं। डीजे इवानोव्स्की 1892, नाम थोड़ा से अजीब होंगे लेकिन 2-3 बार बोलेंगे, उसको फनी वे में याद करने की कोशिश करें। डीजे तो आपको याद हो ही गया ना, डीजे इवानोव्स्की, राइट, इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरसेस। इट मींस who discovered the viruses। बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां से बनता है। स्पेशली ये जो क्लासेस हैं वो आपके 11th और 12th के लिए भी हैं और साथ में नीट की भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जो जहां से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी अपने साथ साथ लेने की कोशिश करें। तो उसको आप सेपरेटली आप नोटबुक में लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो डिस्कवर्ड बाई डीजे इवानोव्स्की, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स। उन्होंने कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया, लाइक दैट मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको के अंदर जो मोजेक डिजीज थी उसको कोज करने वाले माइक्रोब्स के बारे में उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वायरस को डिस्कवर किया। वायरसेस, उन्होंने और क्या बताया प्रोपोजिशन में, वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। बैक्टीरिया अपन ने देखा कि बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। उन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक चेक करने के लिए, उसकी साइज चेक करने के लिए उन्होंने एक फिल्टर बनाया। वो जो फिल्टर था उसमें से बैक्टीरिया पास हो सकते थे, पास नहीं हो सकते थे, है ना, वायरसेस पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी बैक्टीरिया जो प्रूफ फिल्टर्स थे उसकी जो साइज थी, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स थे उसमें से बैक्टीरिया अब साइज में, बैक्टीरिया साइज में कैसे थे, बड़े थे, और वायरसेस क्या थे, उसे बड़े थे। यानी बैक्टीरिया जो थे उसकी साइज क्या थी, बड़ी थी, और वायरसेस की छोटी थी। उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या किया, एक मेस बनाया, एक फिल्टर बनाया। ये कुछ मान लीजिए वो फिल्टर था, जाली थी जिसको आप कह सकते हैं। ये जो थी वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, यानी इस फिल्टर में से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकता था। अब उन्होंने जब बैक्टीरिया और वायरसेस को दोनों को इससे फिल्टर करवाया तो वायरसेस इससे क्या हो गए, फिल्टर हो गए। तब उसने आइडेंटिफाई किया कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकते, लेकिन वायरसेस पास आउट हो सकते हैं। इट मींस वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। उसका रीजन क्या था, कैसे उसने आइडेंटिफाई किया, बाय द यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बात समझ में आ गई, किसका काम था ये, डीजे इवानोव्स्की, राइट। Later on, the another scientist लुइस पाश्चर came। लुइस पाश्चर, उन्होंने क्या बताया कि वायरस जो है उसका मीनिंग होता है वीनम, और वीनम का सिंपल सा मीनिंग आप क्या लेते हैं, पॉइजनस फ्लूइड, यानी पॉइजनस फ्लूइड है, एक फ्लूइड के फॉर्म में है, और वो क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है, जिसको उसने नाम दिया वीनम। वीनम का मीनिंग क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। और जो कोइंड द टर्म, ये जो टर्म्स है वायरस की, वो भी किसने दी थी, लुइस पाश्चर ने दी थी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वो डिस्कवर्ड द वायरसेस, डीजे इवानोव्स्की। वो कोइंड द टर्म वायरसेस, लुइस पाश्चर। क्लियर है, लुइस पाश्चर ने टर्म्स दिया था और डिस्कवर किसने किया था, डीजे इवानोव्स्की ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है एमडब्ल्यू बेजेरिंक। 1898 के नियर अबाउट एमडब्ल्यू बेजेरिंक ने क्या बताया, डिमोन्स्ट्रेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इंफेक्टेड टोबैको प्लांट कोज इंफेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उन्होंने क्या किया, एक इंफेक्टेड टोबैको प्लांट था, उसका
एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग समझ सकते हैं, उसका जूस निकाला, ये समझ लीजिए आप, और उस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्दी प्लांट के ऊपर उसने डाला और उसने क्या देखा कि वहां पे इंफेक्शन हो गया। ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया था किसने? एमडब्ल्यू बेजरिंग ने। एमडब्ल्यू बेजरिंग ने 1898 डिमॉन्स्ट्रेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। हेल्दी प्लांट्स में उसने क्या कर दिया? इन्फेक्शन कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि उस एक्सट्रैक्ट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? वायरसेस प्रेजेंट है, राइट। कोल्ड फ्लूइड, उसने उस फ्लूइड को नाम दिया क्या? कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। ये लैंग्वेज है वहां पे, उस लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग अपन ने नीचे लिखा है, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। ये टर्म्स भी आपको एज इट इज याद रखनी है। क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम। उस फ्लूइड को क्या कहा? कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। सिंपल सा मीनिंग है कॉन्टेजियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड यानी ऐसा फ्लूइड जो क्या कर सकता है? इंफेक्शन कोज कर सकता है। दैट वाज कॉल्ड फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। ठीक है, ये सब था एमडब्ल्यू बेजरिंग 1898। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया WM स्टेनले। स्टेनले आप याद रख सकते हैं कंप्लीट नेम, या फिर WM स्टेनले। 1935 उन्होंने क्या बताया? इट शोज दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। वायरस को अपन क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर ला सकते हैं, एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, और उसका जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन। इट मींस क्रिस्टल ऑफ वायरसेस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। क्लियर? अब अपन उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें। एक वायरसेस की कॉमन यदि स्ट्रक्चर अपन देखें तो उसके अंदर दो चीज अपन को देखने को मिलती है। क्या? उसका प्रोटीन कोट और उसका जीनोम। प्रोटीन कोट मींस एक उसके बाहर कोटिंग होती है, और वो कोटिंग किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और उसके अंदर जो जीनोम होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए। नॉट बोथ डीएनए एंड आरएनए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। मोस्टली केसेस में क्या होता है? आरएनए होता है वायरसेस के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पे आप स्ट्रक्चर देखिए। ये आपको जो बाहर दिख रहा है ये इसका एनवेलप है। क्या है? एनवेलप। और उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? प्रोटीन है। यानी ये एनवेलप जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, राइट। उसके अपन अंदर की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर क्या है? इसका वायरल जीनोम है। बात समझ में आएगी? कैप्सिड है, उसके अंदर वायरल जीनोम है। वायरल जीनोम में भी आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ डीएनए एंड आरएनए। यानी दोनों नहीं होंगे, या फिर आपका डीएनए होगा या फिर आपका आरएनए होगा, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए। ये वायरल का जीनोम होता है, और उसके बाहर ये कैप्सिड होता है। कैप्सिड, वी कैन से कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ द कैप्सोमियर। यानी कैप्सिड जो होता है वो नंबर ऑफ कैप्सोमियर से बना होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो वायरस है उसकी जनरली अपन तीन कैटेगरीज अपन लेते हैं। प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और फेजेस। Plant viruses, the viruses which cause the disease, which cause the infection in the plant, that is called plant viruses. Like tobacco mosaic virus, potato mosaic virus. Tobacco में disease cause करते हैं, potato में disease cause करते हैं, tobacco mosaic virus और potato mosaic virus. Next अपन बात करते हैं animal viruses. Lot of categories are there of the animal viruses. पॉक्स वायरसेस, मम्प्स वायरसेस, है ना, आपका कोरोना जो कोविड-19, ये भी एक वायरसेस की कैटेगरी में आता है, एनिमल्स को कोज करता है। फेजेस के अंदर बात करें, फेजेस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है द वायरसेस विच कोज द इन्फेक्शन इन द बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। सिंपली बैक्टीरियोफेजेज, और शॉर्ट में अपन उसको फेजेज के नाम से भी जानते हैं। उसमें आपका टी फेज है, लैम्बडा फेज है, बहुत सारे वायरसेस इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट? यस और नो? ये सब कुछ था जो अपने वायरसेस के बारे में पढ़ा। स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्ट की डिस्कवरी, उनके डिमोन्स्ट्रेशन, उनका जो एक्सपेरिमेंट, उनके ऑब्जर्वेशंस, ये सब कुछ आपको सीक्वेंस में आपको याद करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नो डाउट आपको अच्छे से तैयार हो रहा होगा।
राइट अब ये सब कुछ अपने डिस्कस किया वायरसेस के बारे में, लेकिन एक अनदर टर्म्स साइनोनिम्स ऑफ द वायरसेस है वायरोइड्स। वायरोइड्स यानी देखने में कैसा लगता है, वायरस जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। वायरोइड्स डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर 1971 टी.ओ. डाइनियर डिस्कवर्ड द वायरोइड्स, वायरोइड्स को उन्होंने डिस्कवर किया था। वायरोइड्स कैसे हैं, स्मॉलर देन वायरसेज, वायरसेज से क्या है, स्मॉलर है, यानी बैक्टीरिया से स्मॉलर क्या थे, वायरसेज, वायरसेज से स्मॉलर क्या है, वायरोइड्स। लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कोज करते हैं। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, बेसिक डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिक डिफरेंस क्या है, आरएनए जो होता है इसके अंदर जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है, और वो आरएनए क्या होता है, फ्री स्टेट के अंदर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके बाहर क्या नहीं होगा, प्रोटीन का कोट नहीं होगा। प्रोटीन का जो कोट इसको कवर करके रखता है वो प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, ओनली इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। बात समझ में आ गई। आरएनए जो भी होता है वो भी क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका वो भी क्या होता है, लो होता है। जबकि वायरसेज का जो जीनोम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वायरसेज और वायरोइड्स के बारे में। बात समझ में आ गई। तो यहां पे पूरी जो स्थिति थी वायरसेज और वायरोइड्स के बारे में अपने डिस्कस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमने यहां पे अंडरलाइन किया है, उसको टिक मार्क किया है। आप इसको सेपरेटली नोट करें और इसको तैयार करने की अच्छे से कोशिश करें। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अभी एक छोटी सी यूनिट्स और आती है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अभी वो छोटी सी स्मॉलर जो सब यूनिट्स है वो आपकी क्या है, देखिए वो है आपका लाइकेन। दिस इज लाइकेन्स, और लाइकेन्स के बारे में अपन बहुत बार पढ़े। इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको दे देता हूं। इसके अंदर लाइकेन क्या होता है, फाइकोबायोन्ट, symbiotic algae तो उस हाँ, तो अपन वायरसेज और वायरोइड्स को डिस्कस करने के बाद अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अवर लाइकेन। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, लाइकेन। लाइकेन के ऊपर अपन बात करेंगे। लाइकेन इज म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगाई का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। देखना क्या रिलेशनशिप आता है। माइकोबायोन्ट, माइको मीन्स फंगाई, यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे अपन, फंगाई इंक्लूड करेंगे, राइट। और फाइकोबायोन्ट है, इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे, एल्गी इंक्लूड करेंगे। माइको मीन्स फंगाई होता है, फाइको मीन्स एल्गी होता है। तो एल्गी है वो ग्रीन कलर यानी पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली फूड प्रिपेयर करेगा। फंगाई क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब करेगा। अब वाटर और जो मिनरल्स है वो क्या होगा, जो फंगाई लेगा वो किसको प्रोवाइड करवाएगा, एल्गी को प्रोवाइड करवाएगा। एल्गी जो फूड बना रहा है वो किसको प्रोवाइड करवाएगा, फंगाई को करवाएगा। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि एल्गी और जो फंगाई है, माइकोबायोन्ट और जो फाइकोबायोन्ट है, दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर आ गई बात समझ में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट बोथ कंबाइनली and act as a single unit. That single unit is called lichen. Second thing about the lichen is that it is the best indicator of the pollution.
ये पोल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां पे पोल्यूशन होगा वहां पे आपके लाइकेंस नहीं मिलेंगे, और जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल अपन लें, रोड साइड पे जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वहां पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही अपन डीप इनसाइड फॉरेस्ट अपन जाएंगे, नंबर ऑफ लाइकेंस की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइकेंस आर फाउंड इन द डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, दैट इज मोर, एंड ऑन द रोड साइड दैट इज लेस। से ये था अपना लाइकेंस के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।